दोस्तों शायद ही आपको ये पता होगा कि जिस भारत को आज हम देखते हैं उस भारत की नींव बंगाल के एक शहर कोलकाता से रखी गई थी। जी हाँ, कोलकाता ही वह पहला शहर है जो भारत की राजधानी हुआ करता था, लेकिन सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ खूबसूरत औपनिवेशिक बिल्डिंगों की गवाही देने वाला कोलकाता शहर के रूप में कैसे उभर कर सामने आया और कैसे एक छोटे से गाँव से लेकर पूरे देश की राजधानी तक का ये सफर इसने तय किया। यह कहानी अपने आप में एक अलग ही है। इस वीडियो में हम आपको कोलकाता के इतिहास से रूबरू कराएंगे, जिसमें कोलकाता के शहर के बनने की कहानी समझेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों 20वीं सदी की शुरुआत में ही कोलकाता ने अपना चौल खोना शुरू कर दिया था और कैसे दिल्ली ने कोलकाता की जगह ले ली। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने की कोशिश कर रही थी और इंडिया के व्यापारिक स्रोतों को यूरोप में ले जाकर बेचना और उनसे ज्यादा मुनाफा कमाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य बन चुका था। इसी सिलसिले में ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में भी आना हुआ। कंपनी बंगाल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा कोई भी मौका नहीं मिला जिससे वह यहाँ पर अपने पैर जमा सके, क्योंकि उस समय बंगाल की राजनीति का स्तर काफी मजबूत था और वहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी जिसका हवाला देकर ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ के माहौल को खराब कर सके और खुद वहाँ की राजनीति में घुस सके। उस वक्त दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में मुगलों का राज था। उस समय बंगाल के नवाब थे नवाब सिराजुद्दौला। हालांकि बंगाल के चट्टोग्राम में पुर्तगाली अपना व्यापार किया करते थे। यह चट्टोग्राम आज चित्तगोंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है। चट्टोग्राम में पुर्तगालियों के व्यापार करने का सबसे बड़ा कारण था समुद्र से जुड़ाव, क्योंकि इस इलाके को अगर आप मैप पर देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदर का हुआ करता था। उस समय पुर्तगालियों के अलावा डच भी बंगाल में व्यापार जमाए हुए थे। उस समय बंगाल बहुत ही अमीर और संस्कृति तौर पर भी बहुत अमीर माना जाता था और बंगाल की तुलना में भारत का कोई भी राज्य उस वक्त दिखाई नहीं देता था। इसीलिए कोई भी विदेशी व्यापारी या उनकी टुकड़ी बंगाल जरूर आती थी। और दोस्तों 17वीं शताब्दी से थोड़ा पहले की बात करें तो 16वीं सदी के दौरान जब बंगाल पहली बार मुगलों के कंट्रोल में आया था तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय बंगाल भारत का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था। इसी वजह से सारे यूरोपियन व्यापारी यह मानते थे कि बंगाल में व्यापार करना बहुत जरूरी है। उस जमाने में बंगाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक अच्छा खासा इलाका हुआ करता था। बंगाल के अमीर होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वहाँ पर कपड़ा बनाने के लिए सारा कच्चा माल बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता था और वहाँ पर टेक्सटाइल उस समय अपने बूम पर थी। कुछ लोगों का मानना यह भी था कि दोस्तों उस वक्त बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में सबसे बड़ी थी, लेकिन बंगाल की यही अमीरी उसकी बर्बादी का कारण भी बनी, क्योंकि इस अमीरी को अंग्रेजों की नजर लग गई थी और अंग्रेज बंगाल में अपना व्यापारिक केंद्र बनाना चाहते थे। अंग्रेजों ने जब बाकी के यूरोपियन देशों की तरह बंगाल में अपना व्यापार शुरू किया तब उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत हरिहरपुर और बालोसरा से शुरू की थी। ये दोनों ही इलाके आज के उड़ीसा राज्य में मौजूद हैं, लेकिन अभी भी अंग्रेजों ने बंगाल की रीजन में ज्यादा दखल नहीं दी थी। जैसे ही समय बीतता गया अंग्रेजों ने अपना व्यापार फैलाया और इस बार उन्होंने हुगली नदी के किनारे एक गांव सुदानुती से और साहूकारों के साथ अच्छे संबंध बनाकर अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि हुगली नदी के आसपास के इलाकों में ही अमीर और सेठ लोगों के हाथों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रोल था। उस वक्त अंग्रेजों की नजर हुगली नदी के किनारे सुतानुती गांव और गोविंदपुर नाम के 2 गांवों पर थी, जहां पर विशेष लोग रहते थे। लेकिन इन दोनों गांवों के बीच एक और गांव था जिसका नाम था कालीकता। हो सकता है कि आप पहचान गए हैं दोस्तों यह गांव आगे चलकर क्या बनेगा, पर अभी फिलहाल कहानी के साथ चलते हैं। कहानी हमें यह बताती है कि अंग्रेजों ने इन 2 गांवों के साथ साथ कलिकता गांव के लोगों के साथ भी अपने संबंध अच्छे करने शुरू कर दिए। इन तीनों गांवों को मिलाकर बना कोलकाता, जिसे अंग्रेज उस जमाने में कलकत्ता कहा करते थे। और यही कलकत्ता आगे चलकर 2001 में कोलकाता बन गया, जो कि हुगली नदी के किनारे बसे हुए 3 गांवों को मिलाकर बना है। कालीकता के नाम का मतलब होता है देवी काली का घर, यानी यह ऐसा इलाका था जहाँ पर देवी काली रहती थी। और प्राचीन बंगाल में ऐसी मान्यता थी कि इन इलाकों में देवी काली का निवास स्थान होता था, इसलिए यह इलाका काफी पूजनीय भी है। और कोलकाता में आज भी काली माता का सबसे बड़ा मंदिर मौजूद है, जहाँ पर देश भर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, जिसे उत्तर भारत के लोग कालीघाट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं था कि अंग्रेज आए और उन्होंने 3 गांवों को बोला कि चलो अब आपको एक बड़ा शहर बना देते हैं। दोस्तों यह कहना बेवकूफी होगी, क्योंकि इन तीनों गांवों को मिलाकर शहर बनाने का श्रेय एक ऐसे अंग्रेज अधिकारी को जाता है जिसका विजन था कि हुगली नदी के किनारे अगर अंग्रेज शहर बसा लेते हैं तो भारत में उनकी पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। इसलिए जॉब चन्नोंग नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने इन तीनों गाँवों को मिलाकर एक शहर बनाने का काम किया, जिन्हें कोलकाता शहर का जनक भी कहा जाता है। और जॉब चन्नोंग ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे, जिनका जन्म 1630 में इंग्लैंड में हुआ था और 1656 में वे पहली बार भारत में आए थे। भारत में आते ही वे हुगली नदी
नदी के किनारे व्यापार को समझ गए थे। साथ ही बंगाल के स्रोतों को देखकर यह भी समझ गए थे कि यहाँ पर अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कॉलोनी बनाती है तो यह उसके लिए अब तक का सबसे फायदेमंद काम होगा। इसलिए भारत आते ही जॉब चेनलोंग को बंगाल के मुर्शिदाबाद के कासिम बाजार का जूनियर मेंबर ऑफ काउंसिलिंग बना दिया गया। कासिम बाजार बंगाल के व्यापार का ट्रेंड हब हुआ करता था, यानी अब इस इलाके में बंगाल में रहने वाले हर तरह के व्यापार को कंट्रोल किया जा सकता था। हम जिस कासिम बाजार का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, उस वक्त ये बाजार मुर्शिदाबाद में हुआ करता था। आपको बता दें कि यहाँ पर जब मुगलों का राज हुआ करता था, यानी कि 17वीं शताब्दी के दौरान जब यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला राज करते थे, तब बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। इसीलिए कासिम बाजार का यह ट्रेंड हब हुआ करता था। लेकिन जब यहाँ पर जॉब चेनलोंग को जूनियर काउंसिलिंग बनाया गया, इसके बाद जॉब चेनलोंग को बिहार की राजधानी पटना भेज दिया गया, जहाँ पर उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री का इंचार्ज बनाया गया। लेकिन 1680 में उन्हें वापस मुर्शिदाबाद के कासिम बाजार में बुला लिया गया और इस बार उन्हें वापस से ही फैक्ट्री का इंचार्ज बना दिया गया। लेकिन 1686 के आते आते जॉब चेनलोंग पूरे बंगाल रीजन की ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट बन गए थे। इसीलिए इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जिस वक्त जॉब चेनलोंग पूरे बंगाल रीजन के इंचार्ज बने थे, उस समय मुर्शिदाबाद में सिल्क कारीगरों और अंग्रेजी व्यापारियों के बीच झगड़े होने लगे थे, जिस वजह से अंग्रेजों को लगा कि वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और नवाब की तरफ से अंग्रेजी अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला जाने लगा कि वे राजधानी में इस तरह के दंगे फसाद न फैलाएं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जॉब चेनलोंग के दिमाग में हुगली नदी के किनारे बसे हुए गाँव हमेशा से बसे हुए थे, इसीलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस मुर्शिदाबाद से हटाकर हुगली नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया। लेकिन वे इतनी आसानी से यहाँ तक पहुँच गए ऐसा भी नहीं हुआ था, क्योंकि शुरुआत में जॉब चेनलोंग जब हुगली नदी के किनारे अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे थे तो मुगलों के सूबेदार शाइस्ता खान से उन्हें फटकार झेलनी पड़ी और शाइस्ता खान ने उन्हें नदी के किनारे से भगा दिया। ऐसे में जॉब चेनलोंग हुगली नदी के किनारे बसे हुए सुतानुती गांव में गए और उस गांव के किनारे उन्होंने नदी का माहौल देखा और गांव के इलाकों पर गौर किया तो उन्हें लगा कि बस इसी गांव में अंग्रेजों का बेस बनाया जा सकता है और यहीं से शुरुआत हुई कोलकाता शहर के बनने की कहानी की। इसके लिए जॉब चेनलोंग मद्रास काउंसिल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से भी लड़ गए थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस कहीं बनेगा तो वह सिर्फ सुतानोती गांव में ही बनेगा। उसी दौरान 1690 ईस्वी में मुगलों के बादशाह औरंगजेब से चेनलोंग यह फरमान भी ले आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कंपनी फैक्ट्री को बड़े पैमाने पर सेट कर ले और सुतानोती गांव में अपना हेडक्वार्टर बना ले। इस औरंगजेब के फरमान के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेनलोंग की बात मान ली और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा व्यापार मद्रास से बंगाल में सुतानोती गाँव में शिफ्ट हो गया। इतिहासकारों का मानना है कि 24 अगस्त 1690 ईस्वी को पहली बार जॉब चेनलोंग ने सुतानोती गाँव के नीमतोला घाट पर कदम रखा था और वहाँ पर ब्रिटिश झंडा फहराया था। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी के किनारे बसे हुए इन गांवों में जो भी जमीन खरीदी थी, या फिर यूं कहें कि तीनों गांवों को बंगाल के जमींदार सबराना राय चौधरी ने अंग्रेजों को बेच दिया था। उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का मानना था कि इन तीनों गाँवों का इलाका रेंट और मिलिट्री बेस पर बहुत अच्छा है और सेफ इलाका भी है, क्योंकि इसके एक तरफ हुगली नदी है और दूसरी तरफ वेटलैंड है। और इस जगह को लेकर अंग्रेजों का जो दूसरा मत था वह यह था क्योंकि बंगाल पूरे उत्तरी भारत को भी जोड़ने का काम करता था, क्योंकि यहीं पर बहुत सारी नदियां आकर आपस में मिलती थी। खास तौर पर अगर गंगा नदी का उदाहरण ले तो ये बंगाल के इलाके से होकर उत्तर भारत में गंगा नदी के रास्ते अच्छे से पहुंचा जा सकता था। नदी के अलावा शेर से सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड भी इस इलाके को भारत के उत्तरी भूभाग से जोड़ता था, जिस वजह से अंग्रेजों ने इसकी अहमियत को समझ लिया था। लेकिन कुछ ही सालों में जॉब चेनलोंग की मौत हो गई थी और जो सपना उन्होंने देखा था कि इन तीनों गांवों को मिलाकर एक शहर बनाया जाए, वह सपना पूरा नहीं हो सका। देखते ही देखते इन तीनों गांवों की जिम्मेदारी एक अंग्रेज अधिकारी से दूसरे अंग्रेज अधिकारी के हाथों में आ गई, जिसका नाम था चार्ल्स हायर। चार्ल्स हायर और कोई नहीं, जॉब चेनलोंग के सन इन लॉ यानी कि जवाई थे। चेनलोंग की मौत के 6 साल बाद यानी 10 नवंबर 1698 को चौधरी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक डील साइन हुई, वह भी पूरे 1300 रुपए की। इसी 1300 रुपए के अंदर हुगली नदी के किनारे बसे हुए 38 छोटे बड़े गाँव ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गए थे। 1038 रुपए में उस समय के 38 गाँव बिका करते थे। सब गाँवों को खरीद कर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे से अपना व्यापार हुगली नदी के किनारे चला रही थी। लेकिन
लेकिन ये व्यापार बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय तक चल पाता उससे पहले ही एक मोड़ आ गया। वह मोड़ यह था कि मुगल बादशाह औरंगजेब अल्लाह को प्यारे हो गए। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मौत हो गई और औरंगजेब के मरते ही ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में एक नई रोशनी जाग उठी, क्योंकि बादशाह के मर जाने से उनके जितने भी राजा और नवाब और उसके अंदर आने वाले राज्य थे वह सब कमजोर हो गए थे, क्योंकि औरंगजेब का कोई उसके जैसा उत्तराधिकारी नहीं था जो पूरे भारत पर मुगलिया सल्तनत का राज कायम कर सके। इसी वजह से सारे राज्य आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे और औरंगजेब की मौत के बाद कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं बची थी, जिस वजह से पूरा देश लड़ाई की आग में जूझ रहा था और इसी वजह से भारत की सेना और केंद्रीय ताकत की कमी हो गई, जिसे देखते हुए अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाना ही सही समझा। माहौल को देखते हुए अंग्रेजों ने अपनी आर्मी बना ली, जिसका लॉजिक यह था कि वह खुद को प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर रहे थे। आर्मी बन जाने के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया और तो और बंगाल की राजनीति में भी अंग्रेजों ने दखल देना शुरू कर दिया और यह दौर करीब 40 से 50 साल तक चला, जिस कारण भारत की एक कमजोर केंद्रीय सत्ता की वजह से अलग अलग जगहों पर अंग्रेजों से हार रहे थे। जिसके बाद 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध उस समय के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इतिहासकारों का मानना है कि बंगाल अभी भी इतना कमजोर नहीं हुआ था कि वह अंग्रेजी आर्मी से इतनी आसानी से हार जाए, लेकिन बंगाल के नवाब का कंट्रोल बंगाल के अमीर लोगों के ऊपर से खत्म हो गया था और इन्हीं अमीर लोगों ने अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के झांसे में आकर उनसे ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में नवाब को धोखा दे दिया, जिस वजह से बंगाल के नवाब कमजोर पड़ गए और नवाब इस जंग में हार गए, जिस कारण पूरे बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया। लेकिन अभी भी वहाँ पर नवाब बचे हुए थे और बंगाल के नए नवाब बने मीर कासिम अंग्रेजों के ही सगे माने जाते थे, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि बंगाल के नवाब उनके लिए कुछ साजिश रच रहे हैं, इसलिए भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ कहे जाने वाला बक्सर के युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। यह युद्ध बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच लड़ा गया था, लेकिन इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश का पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। इस युद्ध के बाद बंगाल से हमेशा के लिए नवाबी खत्म हो गई और ये सारे इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आने लगे। जैसे अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध की वजह से बंगाल से नवाबी को खत्म किया था, उसके बाद बंगाल की राजधानी को भी बदल दिया गया था। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की जगह कोलकाता हो गई। 1790 तक कोलकाता पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो गया था और 1850 के आते आते कोलकाता 2 हिस्सों में बंट चुका था और वह लगातार विकसित हो रहा था। इन दोनों को व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाता था। व्हाइट टाउन का इलाका कोलकाता के फोर्ट विलियम के इलाके के आसपास का था। आमतौर पर यह इलाका गोविंदपुरा तक फैला हुआ था और इस इलाके में आमतौर पर अंग्रेज अधिकारी रहा करते थे और उन्होंने इस इलाके को अपने रहने के हिसाब से विकसित किया था। इसीलिए इस इलाके में यूरोपियन स्टाइल के घर और बिल्डिंग बनी हुई हैं। बड़ी और चौड़ी सड़कें बनी हुई थी और उस समय के किसी भी यूरोपियन शहर में जितनी सुविधा होती थी वह सब कोलकाता के व्हाइट टाउन में हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन का ठीक उल्टा था, जो सूतनोती गांव के आसपास बनाया गया था, जहां पर आमतौर से भारतीय लोग रहा करते थे। इस तरह से यह शहर अमीरी और गरीबी का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका था। लेकिन बंगाल पर राज करते करते अंग्रेजों का पूरे देश पर राज हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि नवंबर 1818 को इलाहाबाद ग्रेट प्रेस में क्वीन विक्टोरिया का एक लेटर पढ़ा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आज से मुगल एम्पायर को भारत से पूरी तरह खत्म करके इस पर ब्रिटेन का राज होगा। और इस लेटर में यह भी कहा गया था कि कोलकाता को रॉयल कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनाया जाएगा। इस तरह कोलकाता 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया एक टाउन था, जिसे विकसित करते करते रॉयल कैपिटल बना दिया गया था। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों कोलकाता भारत की हमेशा राजधानी नहीं रह पाया और उसको बदलकर भारत की राजधानी दिल्ली क्यों कर दिया गया था। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण था 1660 में बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल को बांटकर अंग्रेजों ने भारत पर सांप्रदायिकता को बढ़ा दिया, जिसके विद्रोह का असर बंगाल में उठने लगा था और साथ ही साथ कोलकाता में भी इसका असर दिखने लगा था और अंग्रेज सही तरह से पूरे देश पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए उन्हें एक केंद्र की जरूरत थी और उन्हें यह केंद्र दिल्ली के रूप में कलकत्ता के विद्रोह और दिल्ली के शासन की संभावनाओं को देखते हुए अंग्रेज महाराज जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को दिल्ली ले जाने का आदेश दिया। लेकिन दिल्ली के
इतिहास को देखते हुए वहाँ के बारे में एक बात मशहूर थी, वो थी कि दिल्ली पर कोई भी लंबे समय तक राज नहीं कर सकता है। और अंग्रेजों के मामले में भी ऐसा ही हुआ और दिल्ली को राजधानी घोषित करने के 36 साल बाद ही उनके राज का अंत हो गया और उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो दोस्तों यह कहानी थी कोलकाता के शहर बनने की। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।